नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। आज ये हमारी एसएससी जीडी को लेकर तीसरी क्लास रहेगी जीके एंड जीएस की। 2 क्लास इससे पहले हमने कंप्लीट कर ली। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 के मेजबान कौन थे। इसमें पूछा है एशियाई खेल हुए थे जो 2018 में, वो कहाँ पर हुए थे। तो राइट आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया में हुए थे। इंडोनेशिया के 2 शहर थे, जकार्ता और पालम बेग में हुए थे। तो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। 18वें एशियाई खेल 2018 का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में हुआ था। कौन से खेल थे, 18वें थे एशियाई खेल। और 2018 आयोजन की बात करें तो 18 अगस्त से 2 सितंबर तक इंडोनेशिया में हुए थे। यदि हम बात करें 19वें एशियाई खेल जो 2022 पर हुए थे 2023 में, तो कहां पर हुए थे, चीन में हुए थे। याद रखना, चीन में हुए थे। चीन का एक स्टेडियम है ह्वांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसे बिग लॉर्ड्स भी कहा जाता है। तो 18वें हुए थे इंडोनेशिया में और 19वें एशियाई खेल हुए थे 2022 में हुए थे। 2022 में थे पर हुए थे 2023 में, और कहां पर थे, चीन में। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत ने देखो 2023 में जो एशियाई खेल चीन में हुए थे उसमें जीते थे 107 टोटल पदक, 107, जिसमें 28 थे गोल्ड, 38 थे रजत और 41 थे कांस्य पदक। जब की बात करें 2018 वाले की, वो कौन से थे, वो थे 18वें एशियाई गेम जो जकार्ता में थे। उनमें भारत ने कितने पदक जीते, कुल 70, जिसमें से 16 गोल्ड मेडल थे। 2023 की बात करें तो 2023 एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग 2 नए खेलों की शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि 2023 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें 2 नए खेल कौन से थे, तो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग थे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। कौन सा युद्ध पूछा है, प्लासी का युद्ध। तो कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था प्लासी का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 1757 ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का कौन था, नवाब सिराजुद्दौला था। इनके मध्य हुआ था, दोनों के मध्य। इसमें देखो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, उसने गद्दारी कर ली, जिसके कारण ये सिराजुद्दौला हार गया। इसके सेनापति ने इसके साथ गद्दारी कर ली, इसलिए ये हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। कब हुआ था, 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था। तो कब लिखा था, 1356 ईस्वी में। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण वर्ष 1356 में लिखा था। बर्नी दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और शाहरुख शाह के दरबार में एक राजनीतिक विचारक थे। बर्नी की देखो 2 महत्वपूर्ण कृतियां हैं, एक तो है तारीख फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। तारीख फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी हैं। तारीख फिरोजशाही में तत्कालीन फिरोज शाह तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के इतिहास का वर्णन भी हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पाइका किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है। कौन सा पूछा है, पाइका नृत्य। देखो पाइका नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं और यह है झारखंड का नृत्य। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाइका नृत्य झारखंड के मयूरभंज जिले में किया जाता है। कौन सा जिला है, मयूरभंज जिला, झारखंड का। और एक प्रसिद्ध जनजाति है मुंडा जनजाति के द्वारा पाइका नृत्य किया जाता है। यह एक अनोखा लोक नृत्य है जो मार्शल आर्ट का चित्रण करता है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष घुंघरू पहनते हैं और तलवारें और ढाल लेकर इसमें नृत्य करते हैं। यदि हम वाद्य यंत्रों की बात करें तो इसमें नगाड़ा, ढाक और शहनाई का प्रयोग किया जाता है। कौन से नृत्य की बात चल रही है, पाइका नृत्य की। कहां पर किया जाता है, झारखंड का प्रसिद्ध है, झारखंड का मयूरभंज जिला। और उसमें एक जनजाति है मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है और इस जनजाति के केवल पुरुष करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामनवमी का त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है। रामनवमी कब मनाया जाता है बताओ। तो रामनवमी मनाया जाता है चैत्र शुक्ल, और नवमी का मतलब नवमी हो गया, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। देखिए रामनवमी का त्योहार हिंदू माह चैत्र में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। क्या पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो कौन सा होगा, अनुच्छेद 76। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, और यदि हम बात करें स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, तो 7वीं जनगणना थी। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका थी। इंपॉर्टेंट याद रखना। यदि आदर्श वाक्य की बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, यह भी इंपॉर्टेंट है। यदि हम भारत में जनगणना की शुरुआत करें तो सर्वप्रथम 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई। यदि हम नियमित जनगणना की शुरुआत की बात करें तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का क्या नाम था? तो क्या नाम था? नर्तकी नटराज नाम था। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्तकी नटराज एक भारतीय ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी हैं। किस नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिससे वह भारतीय चौथी सबसे बड़ी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई। नर्तकी नटराजन का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। कहां पर हुआ था? इनका संबंध कहां से है? तमिलनाडु से संबंध है। नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करिए तो कब शुरू हुई थी? 1969 में। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969 में शुरू हुई थी। यह योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया था। किसको? समाजवादी समाज की स्थापना को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? क्या पूछा है? मूल कर्तव्य नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य से एग्जाम SSGT की हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो देखो, राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह तो है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना, यह भी है। मत डालने का कर्तव्य ये नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी मूल कर्तव्य है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मत डालने का कर्तव्य जो वो मूल कर्तव्य नहीं है। मत डालना भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। इसके बाद एक 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यदि हम कुल की बात करें तो कुल कितने हैं? कुल हैं 11। 11 से 10 पहले जोड़े गए थे और एक बाद में जोड़ा गया था। 10 की बात करें तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 40वें, 32, 30वें, 20वें और 50वें। तो कौन से मुख्य न्यायाधीश बने थे? 50वें नंबर के। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 9 नवंबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। 8 नवंबर 2022 को उदय उमेश ललित का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात 9 नवंबर 2022 को चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके आधार पर गणितीय पैमाना या रिएक्टर पैमाने के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है। सिस्मोग्राफ से हम किस किस का पता लगाते हैं? देखो, भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता भी लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरणों से मिलान करें।
एक तरफ उद्योग दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उदाहरण है। देखिए कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग में क्या आएगा, होटल और रेस्टोरेंट नहीं आएगा, लोहा इस्पात नहीं आएगा, बेल और सेल भी नहीं आएगा। तो कृषि आधारित उद्योग में क्या होगा, रेशम टेक्सटाइल, तो ए में हो जाएगा सी। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, तो सार्वजनिक में क्या आएगा, बेल और सेल आ जाएगा। निजी क्षेत्र की हम बात करें तो निजी क्षेत्र में होटल और रेस्टोरेंट आएंगे। और इसके अलावा क्या बच गया, खनिज, खनिज में लोहा और इस्पात आएंगे। तो पहले में हो जाएगा सी, फर्स्ट में सी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों कैंसिल। फिर सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में डी आएगा, तो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। थर्ड में क्या आएगा, निजी क्षेत्र उद्योग, होटल और रेस्टोरेंट, तीन में इसमें भी है। और खनिज आधारित उद्योग चार में भी, इसमें भी। ये दो ऑप्शन सेम है, तो इसका आंसर सी भी होगा और बी भी होगा। देखिए बी एंड सी दोनों ही सही है इसमें, तो बी और सी। कृषि आधारित उद्योग होंगे रेशम टेक्सटाइल, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग होंगे बेल और सेल की बात हो रही है यहाँ पे। निजी क्षेत्र उद्योग में आएंगे होटल और रेस्टोरेंट। और खनिज आधारित उद्योग की बात करें तो इसमें लोहा और इस्पात आ जाएंगे। तो और बी और सी दोनों इसमें करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। कौन सी एक ऐसी व्यापार नीति है जो आयात और निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है? तो क्या हो जाएगा, मुक्त व्यापार। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुक्त व्यापार एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा या बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा या सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जाते हैं। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है। देखिए अगला क्वेश्चन, बैंकों के बैंकर के रूप में खालिस्तान अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है कि बैंकों को और लोन कौन देता है? तो क्या हो जाएगा इसका, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यदि हम RBI के मुख्यालय की बात करें तो कहां पर है? मुंबई में है। RBI का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ODI क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में जीता था? तो देखिए भारत ने अभी तक 2 बार विश्व कप जीता है, तो 2022 तक का पूछा है, तो 2022 से पहले कब जीता था? 2011 में। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको हराकर जीता था? श्रीलंका को हराकर जीता था। श्रीलंका वर्सेज भारत का मैच था जिसमें भारत जीत गया था। और कब की बात है? 2011 का वर्ल्ड कप था। वर्ष 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ODI क्रिकेट विश्व कप 2011 में जीता था। भारत ने अब तक ODI क्रिकेट विश्व कप कुल 2 बार जीता है। कितनी बार? 2 बार। एक बार 1983 में और दूसरी बार 2011 में जीता था। पहले कब जीता था? 1983 में। दूसरा कब जीता था? 2011 में। इन टोटल कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें खालिस्तान का जोड़ या खालिस्तान का निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है। देखिए अपचयन में किसका योग होता है और किसका निष्कासन होता है? तो याद रखना, अपचयन की बात हो रही है तो अपचयन में हाइड्रोजन का तो जोड़ होगा, हाइड्रोजन का तो जोड़ होगा, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। और निष्कासन के का होगा तो ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए जोड़ की बात करें तो हाइड्रोजन पहले ऑप्शन में आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़, अभी हमने देखा हाइड्रोजन का क्या होता है? जोड़ होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? निष्कासन होता है। तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने SSJD की जो तीसरी क्लास थी वो कंप्लीट कर ली। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।